बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम लेसन नंबर 38 करेंगे, इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स यानी एडवर्टाइजिंग के मकासद। एडवर्टाइजिंग शुरू करने से पहले हर कंपनी ये डिसाइड करती है कि इस एडवर्टाइजमेंट का असल मकसद क्या है, यानी वो कस्टमर से किस तरह का रिस्पांस चाहती है और कितने अरसे में वो रिस्पांस हासिल करना चाहती है। आमतौर पर कंपनीज़ के 4 मेन एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कौन कौन से? ट्रायल, कंटिन्यूटी, ब्रांड स्विचिंग एंड स्विच बैक। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रायल के बारे में। जब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है तो कंपनी का पहला मकसद होता है कि लोग कम से कम एक दफ़ा उस प्रोडक्ट को ज़रूर ट्राई करें। ठीक है, यानी अभी नया प्रोडक्ट हुआ लॉन्च और अभी लोगों को वो उसका ट्रायल करवाना चाहते हैं। इसीलिए कंपनी क्रिएटिव और अटेंशन ग्रैबिंग एडवर्टाइजमेंट्स बनाती है ताकि लोग दूसरी एडवर्टाइजमेंट्स के दरमियान भी उसके प्रोडक्ट पर तवज्जो दे सकें। अगर कस्टमर पहली दफ़ा प्रोडक्ट ही नहीं ट्राई करेगा तो दोबारा ख़रीदने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोई नया बिस्किट या कोल्ड ड्रिंक लॉन्च होता है और उसकी एडवर्टाइजमेंट्स हर जगह चल रही होती हैं, कंपनी का मकसद होता है कि लोग उसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। ठीक हो गया। नेक्स्ट वी हैव कंटिन्यूटी। जब प्रोडक्ट मार्केट में मशहूर हो जाए और उसके रेगुलर कस्टमर्स बन जाएं तो कंपनी कंटिन्यूटी एडवर्टाइजिंग करती है। इसका मकसद नए कस्टमर्स लाना नहीं होता, बल्कि जो मौजूदा कस्टमर्स हैं उनको अपने ब्रांड के साथ जोड़े रखना होता है। कंपनी उन्हें प्रोडक्ट के नए फीचर्स, इम्प्रूवमेंट्स या ऑफ़र्स के बारे में बताती रहती है ताकि उनकी ब्रांड लॉयल्टी जो है वो मज़बूत रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्फ एक्सेल या पेप्सी की एडवर्टाइजमेंट्स बार बार चलती रहती हैं ताकि कस्टमर्स उन्हें भूल ना जाएं और वही ब्रांड इस्तेमाल करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ब्रांड स्विचिंग। इस ऑब्जेक्टिव में कंपनी ये चाहती है कि कस्टमर्स कंपैटिटर का ब्रांड छोड़कर उसका ब्रांड इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इसके लिए कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्राइस, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी या ख़ास फीचर्स को कंपैटिटर से बेहतर दिखाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक मोबाइल नेटवर्क ये कहे कि हमारा इंटरनेट दूसरे नेटवर्क से ज़्यादा फास्ट है, तो मकसद ये होता है कि लोग अपना पुराना नेटवर्क छोड़कर इस नेटवर्क पर आ जाएं और अपना ब्रांड जो है वो जो यूज़ करे थे उसको स्विच कर लें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? स्विच बैक। ये ऑब्जेक्टिव उन कस्टमर्स के लिए होता है जो पहले कंपनी का प्रोडक्ट तो इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन बाद में किसी और ब्रांड पर चले गए। ठीक है, पहले एक कंपनी का यूज़ कर रहे थे और बाद में उन्हें जो है ना दूसरा कोई प्रोडक्ट जो है किसी ब्रांड का यूज़ करना शुरू कर दिया। अब कंपनी ये चाहती है कि वो दोबारा उसके पास वापस आ जाएं। ठीक हो गया। इसके लिए कंपनी नए फीचर्स, प्राइस रिडक्शन यानी प्राइस को कम करना या दूसरी इम्प्रूवमेंट्स को हाईलाइट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कस्टमर पहले जैज़ यूज़ करता था फिर जोंग पर चला गया, जैज़ नया पैकेज या बेहतर ऑफ़र्स देकर उस कस्टमर्स को वापस लाना चाहे तो ये हम स्विच बैक इसको हम कहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है एडवर्टाइजिंग बजट। एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद कंपनी ये भी तय करती है कि एडवर्टाइजिंग पर कितना हमें पैसा खर्च करना है। इसे हम एडवर्टाइजिंग बजट कहते हैं। बजट बनाना आसान नहीं होता क्योंकि हर ब्रांड मैनेजर ये चाहता है कि उसके प्रोडक्ट को ज़्यादा बजट मिले। एडवर्टाइजिंग बजट हमेशा कंपनी के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक होना चाहिए। बजट तय करते वक्त कंपनी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को मद्देनज़र रखती है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग फ्रीक्वेंसी, competition and clutter, market share, product differentiation and stage in the product life cycle। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडवर्टाइजिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में। अच्छा, फ्रीक्वेंसी जहाँ पे भी वर्ड आता है सो इट मीन्स दैट हाउ मैनी टाइम्स। ठीक है, बस ये कंसेप्ट आप जहन में रख लें। एडवर्टाइजिंग फ्रीक्वेंसी से मुराद है कि एक एडवर्टाइजमेंट को किसी मुकर्रर अरसे में कितनी दफ़ा रिपीट किया जाता है, यानी कितनी दफ़ा हमें इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उस एडवर्टाइजमेंट को चलाना है। जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट रिपीट होगी उतनी ही ज़्यादा बजट हमें दरकार होगी ऑब्वियसली। ठीक है, ज़ाहिर जितना ज़्यादा हमें अपना एडवर्टाइजमेंट लगवाना है तो उतना ही ज़्यादा हमें बजट भी चाहिए होगा। रिसर्च के मुताबिक एक कंज्यूमर जो होता है उसको एक एडवर्टाइजमेंट का मैसेज तकरीबन 9 दफ़ा देखना या सुनना चाहिए, तब जाकर वो उसे कहीं याद रखेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कंपटीशन एंड क्लटर। अगर मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो और हर तरफ एडवर्टाइजमेंट्स ही एडवर्टाइजमेंट्स हों तो कंपनी को भी ज़्यादा एडवर्टाइजिंग बजट रखना पड़ता है। अगर कंपनी इंडस्ट्री लीडर बनना चाहे तो उसे हर साल एडवर्टाइजिंग पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है।
ये जो इंडस्ट्री लीडर वाला कंसेप्ट है ये मैं आपको मार्केट शेयर वाला जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इसके बाद आपको समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोका कोला और पेप्सी दोनों हर साल बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो एडवर्टाइजिंग पर खर्च करते हैं ताकि मार्केट में अपनी पोजीशन कायम रखें, मजबूत रख सकें। नेक्स्ट हमारे पास है मार्केट शेयर। मार्केट शेयर से मुराद है मार्केट का वो हिस्सा जो कंपनी के पास होता है। अगर कंपनी अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहती है तो उसे एडवर्टाइजिंग पर भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। यानी इन सिंपल वर्ड्स मार्केट शेयर टोटल सेल में से कंपनी की सेल्स वाला हिस्सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मार्केट में किसी प्रोडक्ट की टोटल सेल्स हो रही हैं उसमें से कंपनी ए जो है उसकी कितनी सेल्स हो रही हैं तो उसका मार्केट शेयर वो कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में एक साल में मान लें कि 1000 जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स जो हैं वो बिकती हैं। कोका कोला की उसमें से 500 बोतलें बिक रही हैं, पेप्सी की 300 बिक रही हैं, गोरमे की 200 बिक रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोका कोला जो है उसका मार्केट शेयर कितना है 50%, क्योंकि टोटल जो हमारे पास सेल्स थी मार्केट की वो कितनी थी 1000 सॉफ्ट ड्रिंक बोतल्स। ठीक है, कोका कोला की हमने बोली कि 500 बिक रही हैं उनमें से 1000 में से, तो यानी कोका कोला का मार्केट शेयर कितना हो गया 50%। इसी तरह पेप्सी का कितना हो गया 30, गोरमे का कितना हो गया 20। यानी जिस कंपनी की जितनी ज़्यादा सेल्स होंगी उसका मार्केट शेयर भी उतना ही ज़्यादा होगा। अगर पेप्सी अपना जो मार्केट शेयर है वो 30% से 40% करना चाह रही है तो उसे कोका कोला के कस्टमर्स को अपनी तरफ लाना होगा। समझ आ रही है? क्योंकि कोका कोला के 50% हमने कहा कि मार्केट शेयर था, ठीक है, 50% कस्टमर्स थे। तो अब पेप्सी ये चाह रही है कि मेरे 30 से 40% हो जाएं, बढ़ाना चाह रही है अपना मार्केट शेयर। तो उसके लिए उसे कोका कोला या गोरमे या किसी और ब्रांड के जो कस्टमर्स थे या उनका जो मार्केट शेयर था वो जो है ना किसी तरह अपनी तरफ करना होगा। इसलिए वो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स चलाएगी। ऑब्वियसली पेप्सी नए ऑफ़र्स देगी, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और फीचर्स जो है वो हाईलाइट करेगी। लेकिन अब जो कोका कोला है वो भी तो चुप नहीं बैठेगी, वो भी अपनी एडवर्टाइजमेंट्स और प्रमोशंस और ज़्यादा कर देगी। ठीक है, यानी काउंटर अटैक जो है वो करेगा दूसरा ब्रांड। इसलिए मार्केट शेयर बढ़ाना काफ़ी महंगा होता है और क्योंकि कंपेटिटर्स भी जवाब में एडवर्टाइजिंग जो है वो बढ़ा देते हैं। अब इंडस्ट्री लीडर वाला जो मैंने आपको बोला था कि मैं बताऊंगी बाद में, इंडस्ट्री लीडर वो कंपनी होती है जिसका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा होता है। समझ आइए, यानी अपनी इंडस्ट्री का लीडर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोक की सेल सबसे ज़्यादा है तो वो सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री की लीडर है। समझ आइए, लेकिन लीडर बने रहना ये भी काफ़ी मुश्किल काम है। इस पोजीशन पर कायम रहना भी कोई आसान काम नहीं है। अगर कोक एडवर्टाइजिंग कम कर दे और पेप्सी बहुत एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग शुरू कर दे, यानी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करना शुरू कर देगी, तो लोग पेप्सी की तरफ जा सकते हैं और कोका कोला अपनी पोजीशन खो सकती है। इसीलिए इंडस्ट्री लीडर कंपनी हर साल बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो एडवर्टाइजिंग पर खर्च करती है ताकि लोग उसका ब्रांड जो है वो याद रखें, नए कस्टमर्स उसे मिलते रहें और कंपेटिटर्स उसकी जगह ना ले सकें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। कभी मार्केट में एक ही टाइप के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं और कस्टमर्स को उनमें फ़र्क समझाना मुश्किल होता है। ऐसे सूरत हाल में प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट्स के ज़रिए बताती है कि हमारा प्रोडक्ट दूसरों से किस तरह से मुख्तलिफ और बेहतर है। ठीक हो गया। इसके लिए कंपनी को ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है, इसलिए एडवर्टाइजिंग बजट भी ज़्यादा दरकार होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मार्केट में पहले ही सर्फ एक्सेल, एरियल, ब्राइट और एक्सप्रेस पावर जैसे बहुत से डिटर्जेंट्स हमारे पास मौजूद हैं और कोई नया डिटर्जेंट जो है वो लॉन्च हो रहा है, तो कंपनी को ये बताना पड़ेगा कि उसका जो डिटर्जेंट है वो किस वजह से बाकियों से बेहतर है। जैसे कि वो कुछ फीचर्स हाईलाइट कर सकते हैं कि ज़्यादा सफाई, कम पानी का इस्तेमाल या बेहतर फ्रेगरेंस वगैरह, वरना लोग उस पर तवज्जो ही नहीं देंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एडवर्टाइजिंग बजट इस बात पर भी डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट अपने लाइफ साइकिल के कौन सी स्टेज में है, यानी इंट्रोडक्शन स्टेज में है, ग्रोथ या मैच्योरिटी स्टेज में है। इंट्रोडक्शन स्टेज क्या होता है कि जब प्रोडक्ट जो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है यानी नया होता है, तो उस टाइम पे जो है ना अक्सर हमें सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजिंग बजट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग सबसे ज़्यादा की जाती है ताकि लोग उसके बारे में जान सकें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। ग्रोथ और मैच्योरिटी स्टेज कौन सी होती है कि जब प्रोडक्ट मशहूर हो जाता है और उसके रेगुलर कस्टमर्स बन जाते हैं तो एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है।
इसलिए आमतौर पर इंट्रोडक्शन स्टेज में एडवर्टाइजिंग बजट सबसे ज़्यादा होता है और प्रोडक्ट मैच्योर होने के साथ बजट कम होता रहता है। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव सेलेक्टिंग द राइट एडवर्टाइजिंग अप्रोच। जब कंपनी ये डिसाइड कर लेती है कि एडवर्टाइजिंग करनी है तो अगला सवाल ये पैदा होता है कि एडवर्टाइजिंग किस तरह चलाई जाए ताकि सबसे बेहतर हमें रिज़ल्ट मिल सके। इसके लिए कंपनी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर गौर करती है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, मीडिया इम्पैक्ट, मीडिया टाइमिंग एंड रीच। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी से मुराद है कि एक एवरेज जो कंज्यूमर है वो एडवर्टाइजमेंट को एवरेज कितनी दफ़ा देखता है या सुनता है। ठीक है, कंपनी पहले ही फ्रीक्वेंसी को सेट कर लेती है। फॉर एग्जांपल कंपनी ये डिसाइड कर सकती है कि हर कंज्यूमर कम से कम हमारा ऐड 6 दफ़ा तो देखे। ठीक हो गया। कंपैरेटिव मार्केट में एडवर्टाइजमेंट को रिपीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिपीटेशन इज़ द की, क्योंकि जितनी दफ़ा लोग एडवर्टाइजमेंट देखेंगे उतना ही वो प्रोडक्ट उनके जहन में रहेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ऑब्वियसली उतनी ही एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलेगी और उतना ही हमें एडवर्टाइजिंग बजट चाहिए होगा। सो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी एडवर्टाइजिंग कैंपेन उतनी ही ज़्यादा महंगी। इसीलिए हाई फ्रीक्वेंसी कैंपेन अक्सर बड़ी कंपनीज ही ज़्यादातर जो है वो अफोर्ड कर पाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मीडिया इम्पैक्ट। मीडिया इम्पैक्ट से मुराद है कि किस मीडियम के ज़रिए एडवर्टाइजिंग जो है वो सबसे ज़्यादा असरअंदाज रहेगी। ठीक है, यानी टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो। ठीक है, हर प्रोडक्ट के लिए हर मीडियम इक्वली इफ़ेक्टिव नहीं होता है। इसीलिए कंपनी पहले हर मीडियम के एडवांटेजेस, उनके डिसएडवांटेजेस और कॉस्ट का एनालिसिस करती है। फिर ये फैसला करती है कि एडवर्टाइजमेंट हमें टीवी पर चलानी है या इंटरनेट पर या न्यूज़पेपर में या किसी और मीडियम पर। ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, नए डिटर्जेंट की एडवर्टाइजमेंट टीवी पर ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है क्योंकि लोग उसकी सफाई का रिज़ल्ट वगैरह जो है वो देख सकते हैं टीवी पर। सेकेंड एग्जांपल वुड बी कि मर्सिडीज़ जो है उस जैसी एक्सपेंसिव ब्रांड अगर अपनी एडवर्टाइजमेंट लग्जरी कार मैगज़ीन में भी देती है तो वहाँ पे उसके पोटेंशियल कस्टमर्स जो है वो ज़्यादा होंगे, तो उसके लिए वो भी इफ़ेक्टिव रहेगी। आपने देखा होगा कि ये बड़ा जो इस तरह के ब्रांड्स है मर्सिडीज़ वगैरह, इनके ज़्यादातर एड्स टीवी वगैरह पे नहीं लगते हैं। ये कहते हैं कि हमारे जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं ना वो टीवी नहीं देख रहे होते। नेक्स्ट हमारे पास है मीडिया टाइमिंग। मीडिया टाइमिंग से मुराद है कि एडवर्टाइजमेंट हमें कब और किस पैटर्न में चलानी है। ठीक है, किस टाइम हमें जो है ना एडवर्टाइजमेंट चलानी है, किस पैटर्न में चलानी है। कभी कंपनी सीज़न के मुताबिक एडवर्टाइजमेंट चलाती हैं। ठीक है, सीज़न वाइज। फॉर एग्जांपल ईद से पहले हमें कपड़ों, जूतों और मिठाई की एडवर्टाइजमेंट जो है वो हमें ज़्यादा नज़र आती हैं। मीडिया टाइमिंग के 2 कॉमन पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास कंटिन्यूस और एक हमारे पास पल्सिंग। कंटिन्यूस क्या है? एडवर्टाइजमेंट को रेगुलर शेड्यूल के मुताबिक लंबी मुद्दत तक चलाया जाता है। ठीक हो गया, कंटिन्यूस मुद्दत तक एक रेगुलर स्केड्यूल के मुताबिक। इसका मकसद ये होता है कि प्रोडक्ट हमेशा लोगों के जहन में रहे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है उस प्रोडक्ट का एक्सपोजर हो लोगों को। फॉर एग्ज़ाम्पल कोका कोला या सर्फ एक्सेल की एडवर्टाइजमेंट्स पूरा साल जो है ना मुख्तलिफ वक्त पर चलती ही रहती हैं। पल्सिंग का क्या मतलब है? इस पैटर्न में एडवर्टाइजमेंट कंटिन्यूसली या बराबर पैटर्न से नहीं चलती हैं, पूरा साल नहीं चलती रहती है अलग अलग वक्त में, बल्कि कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा और कुछ अरसे में बहुत कम चलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रमज़ान या वर्ल्ड कप के दिनों में पेप्सी अचानक बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट चलाना शुरू कर देती है, लेकिन बाद में उनकी तादाद कुछ कम हो जाती है। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि कंपनी कम अरसे में ज़्यादा इम्पैक्ट अपना जो है वो पैदा कर सकती है और ख़र्चा भी जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, खर्चा भी कंट्रोल में रहता है। यानी इन शॉर्ट कि वो देखती है कि जिस टाइम पे जो सीज़न आ रहा है ना अभी, जिस टाइम पे ज़्यादा उसे फ़ायदा होगा उस टाइम पे वो एडवर्टाइजमेंट्स चलाती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वी हैव रीच। रीच का क्या मतलब है कि हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की रीच कितनी हुई, यानी टारगेट ऑडियंस में से कितने लोगों तक एडवर्टाइजमेंट हमारी पहुंची। ये बेसिकली परसेंटेज में मेजर की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी कंपनी का टारगेट ऑडियंस 1000 लोग हैं और उनमें से 800 लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देख ली तो उस एडवर्टाइजमेंट की रीच कितनी होगी? 80%। कंपनी की ये कोशिश होती है कि उसकी रीच जितनी हो सके 100% के करीब हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा लोग एडवर्टाइजमेंट देखेंगे उतना ही प्रोडक्ट ख़रीदने के चांस बढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे है इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का असर कितना होता है, इम्पैक्ट कितना होता है, इस पर बहुत अरसे से बहस चल रही है। मिसाल के तौर पर सिगरेट एडवर्टाइजमेंट्स को देखें।
सिगरेट कंपनीज़ का ये कहना था कि एडवर्टाइजमेंट्स किसी नए शख्स को स्मोकिंग शुरू नहीं करवाती, बल्कि सिर्फ पहले से जो ऑलरेडी स्मोकर्स हैं उनको ब्रांड याद दिलाती हैं। जबकि एडवर्टाइजिंग के जो मुखालफिन हैं उनका ये कहना था कि एडवर्टाइजमेंट्स वाकई लोगों को स्मोकिंग की तरफ मुतवज्जह करती हैं और उसका इस्तेमाल बढ़ा देती हैं। यानी दोनों तरफ की जो राय है वो मुख्तलिफ थी। फिर दूसरी बात यह है कि एडवर्टाइजमेंट हर इंसान पर एक जैसा असर नहीं करती। इसका असर इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या थे, यानी उसका पहला तजुर्बा कैसा था और उस वक्त उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या थी, उसकी जहनी हालत क्या थी। यानी दो लोग एक ही एडवर्टाइजमेंट देखें तो ये ज़रूरी नहीं कि दोनों पर उसका असर एक जैसा हो। समझ आ रही है? हो सकता है एक बंदा कुछ ज़्यादा ही उस एडवर्टाइजमेंट से जो है वो इम्प्रेस हो जाए और दूसरा बिल्कुल भी उसे कोई फ़र्क ही ना पड़े। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कह रहे हैं रिसर्च के मुताबिक 4 साल से छोटे बच्चे एडवर्टाइजमेंट और नॉर्मल टीवी प्रोग्राम में फ़र्क ही नहीं कर पाते। ठीक है, उन्हें समझ में नहीं आता। जब नॉर्मल वो कोई कार्टून्स वगैरह देख रहे होंगे, बीच में एडवर्टाइजमेंट चल जाएगा तो उन्हें पता नहीं चलता है कि ये कोई एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। ठीक है, और 8 साल की उम्र तक अक्सर बच्चों में ये सलाहियत पूरी तरह डेवलप नहीं होती कि एडवर्टाइजमेंट में कही गई बात कितनी सच है और कितनी सिर्फ प्रमोशन के लिए की जा रही है। यानी उन्हें इस चीज़ का सच जो है वो इतना आइडिया नहीं होता है कि एडवर्टाइजमेंट में जो है वो जो बता रहे हैं वो सच नहीं होती है, सारी बात प्रमोशन के लिए भी की जा रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वो एक ऐड होता था, वो स्टिंग का ऐड होता था ना, जिसमें कि स्टिंग पीते हैं तो जी एकदम इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होना शुरू हो जाता है हमारी बॉडी से। तो अब इतना सा छोटा सा अगर कोई बच्चा देखेगा तो वो सोचेगा कि शायद वाकई ऐसा ही होता है कि स्टिंग पीऊँगा मैं तो मेरी बॉडी से जो है ना इलेक्ट्रिक करंट निकलना शुरू हो जाएगा। सो ये बात कह रहे हैं कि इतना जो छोटा सा बच्चा होता है उसे एज सच मतलब इतनी उसका डेवलप नहीं हुई होती है उसकी सोच कि उसे पता चले कि कौन सी बात जो है इसमें सच बोली जा रही है, कौन सी सिर्फ प्रमोशन के लिए बताई जा रही है। इसलिए जो बच्चे होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि पब्लिक परसेप्शन ऑफ द मीडियम। आजकल एडवर्टाइजिंग हर जगह नज़र आती है, इसीलिए कुछ लोग इस पर तनकीद भी करते हैं। उनका कहना है कि कंपनीज़ एडवर्टाइजिंग के ज़रिए लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा ख़रीदारी की तरफ ले जा रहे हैं, यानी कंज्यूमरिज्म की तरफ ले जा रहे हैं। कुछ ग्रुप्स ने कल्चरल जैमिंग की तहरीक शुरू की। कल्चरल जैमिंग का मतलब है कि एड्स के ही स्टाइल में उनको ही उल्टा यूज़ करके उन पर तनकीद करना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोका कोला का बिलबोर्ड हो ओपन हैप्पीनेस, तो कोई ग्रुप उस स्टाइल का पोस्टर बना दे ओपन डायबिटीज़। समझ आ रही है? यानी उनको सरकास्टिक वे में उनको तंज करे और उनका नेगेटिव पहलू बताए उन्हीं के स्टाइल में। या सिगरेट के ऐड को एडिट करके उस पर ख़राब लंग्स की तस्वीर लगा दे। यानी एडवर्टाइजिंग की अपनी टेक्निक ही यूज़ करके लोगों को उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स दिखाना। ब्रिटेन में मीडिया वॉच यूके नाम का ग्रुप भी काम करता है जो लोगों को बताता है कि अगर किसी एडवर्टाइजमेंट पर एतराज़ हो तो उसकी शिकायत किस तरह की जा सकती है। ये स्कूल्स के लिए एजुकेशनल मटेरियल भी तैयार करता है। इसी तरह शेरी ग्रेडन ने मेड यू लुक हाउ एडवर्टाइजिंग वर्क्स एंड वाई यू शुड नो नाम की अवार्ड विनिंग किताब लिखी, जिसमें यंग रीडर्स को एडवर्टाइजिंग के असरात समझाए गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव कंपनसेशन डिमांडेड। कुछ पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स का ये कहना है कि एडवर्टाइज़र्स हमारी मेंटल स्पेस को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमारी जहनी तवज्जो का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी इजाज़त के बगैर, यानी बिना इजाज़त हमारी तवज्जो हासिल करते हैं, लेकिन पब्लिक को इसका कोई मुआवजा नहीं मिल रहा, कोई कंपनसेशन नहीं है। इसलिए कुछ लोग तजवीज़ देते हैं कि एडवर्टाइज़र्स पर टैक्स लगाया जाए। इस टैक्स का मकसद ये भी है कि ज़रूरत से जो ज़्यादा एडवर्टाइजिंग हो उसको कम किया जा सके। आर्कांसा और मैन जैसे स्टेट्स ने इस तरह के बिल्स पर गौर किया, इस तरह के बिल्स जो है उन्होंने जारी किए। फ्लोरिडा ने 1987 में ऐसा टैक्स लगाया था, लेकिन सिर्फ 6 माह बाद हटा दिया गया क्योंकि कंपनीज़ ने एडवर्टाइजमेंट्स और कन्वेंशंस रोक दी थी, जिससे टूरिज़्म और ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री को ही $12 मिलियन का लॉस हुआ था। यानी इसका क्या मतलब है, कैसे उन्हें लॉस हुआ था कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो यहाँ कन्वेंशन से मुराद है कि बिज़नेस कॉन्फ्रेंसेस और बिज़नेस विज़िट्स जो होते हैं, ट्रेड शोज़, एग्ज़िबिशंस, बिज़नेस इवेंट्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स वगैरह। ठीक है, जो कंपनीज़ एडवर्टाइजिंग की जो कंपनीज़ थी फ्लोरिडा में ऑर्गेनाइज़ करवाती थी।
जब फ्लोरिडा ने कहा कि हम एडवर्टाइजिंग पर टैक्स लगाएंगे, तो उन कंपनीज़ ने एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ ने कहा कि हम अपने इवेंट्स जो हैं वो आप फ्लोरिडा में करेंगे ही नहीं भाई, आप क्या कर लेंगे अब। वो अपने इवेंट्स जो है वो दूसरी स्टेट्स में ले गए। इससे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट और टूरिज़म बिज़नेस को कस्टमर्स जो है वो कम मिले, इसलिए टूरिज़म को काफ़ी नुकसान हुआ, समझ आई। साथ ही कंपनीज़ ने टीवी और रेडियो पर एड्स भी कम कर दिए, जिससे ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री की इनकम बहुत गिर गई। जैसा कि आपको पता है कि ये टीवी, न्यूज़पेपर वगैरह ये एडवर्टाइजिंग के बजट से ज़्यादा चल रहे होते हैं। तो जब उन्होंने एड्स बनाने कम कर दिए तो ऑब्वियसली उनका ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री की जो इनकम थी वो भी काफ़ी ज़्यादा गिर गई। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑन कम्युनिकेशन मीडिया। एडवर्टाइजिंग का एक और नुकसान ये बताया जाता है कि एडवर्टाइज़र्स मीडिया पर असरअंदाज हो सकते हैं। एडवर्टाइज़र्स, जो कंपनीज़ एडवर्टाइजिंग अपनी करवाती हैं, लगवाती हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ से, तो वो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ पे जो है वो हावी हो सकती हैं, उन पर असरअंदाज हो सकती हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई टीवी चैनल या न्यूज़पेपर जो है वो किसी कंपनी की एड से बहुत ज़्यादा जो है ना वो पैसे कमाता है, ठीक हो गया। अगर वो मीडिया यानी वो टीवी चैनल या वो न्यूज़पेपर उस कंपनी के प्रोडक्ट या बिज़नेस के ख़िलाफ़ कोई बुरी या नेगेटिव न्यूज़ चलाए, तो वो वाली कंपनी मीडिया को प्रेशर दे सकती है कि अगर ये न्यूज़ आप लोगों ने ना हटाई या अगर ये न्यूज़ आप लोगों ने चलाई तो हम अपने एडवर्टाइजमेंट्स बंद कर देंगे, ठीक है। यानी हम आपको एडवर्टाइजिंग के पैसे नहीं देंगे, हम आपसे एडवर्टाइजिंग नहीं करवाएंगे। मीडिया को एडवर्टाइजिंग से इनकम मिलती है, इसीलिए कई दफ़ा वो ख़ुद ही ऐसी न्यूज़ को कम कर देते हैं या पब्लिश ही नहीं करते हैं ताकि एडवर्टाइज़र उनसे नाराज़ ना हो जाए, ठीक है। यानी सेल्फ सेंसरशिप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी किसी टीवी चैनल की बहुत बड़ी एडवर्टाइज़र हो और उस ड्रिंक के हेल्थ इश्यूज़ की रिपोर्ट आ जाए, ठीक है, कि ये सॉफ्ट ड्रिंक पीने से जो है ना ये हमें हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो कंपनी ये कह सकती है कि ये रिपोर्ट हटाओ फटाफट, वरना हम अपनी एड्स किसी और चैनल को दे देंगे, समझ आ रही है। इसलिए जितनी बड़ी कंपनी और जितना बड़ा मीडिया हाउस होगा उतना ही उनके दरमियान इन्फ्लुएंस और प्रेशर का इम्कान ज़्यादा हो सकता है। कभी एडवर्टाइज़र्स ये भी कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर ग्रुप्स या इंडिपेंडेंट क्वालिटी रिपोर्ट्स को कम हाईलाइट किया जाए, ठीक है, क्वालिटी रिपोर्ट्स को कम हाईलाइट किया जाए अगर उनसे उनके प्रोडक्ट की इमेज ख़राब हो रही हो। यानी एडवर्टाइज़र्स ऐसी इन्फॉर्मेशन को भी कम दिखाना चाहते हैं जो उनके प्रोडक्ट्स के ख़िलाफ़ हो। अच्छा, एडवर्टाइजिंग का एक और जो है इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट क्या है? एडवर्टाइजिंग सिर्फ प्रोग्राम्स के दरमियान नहीं चलती बल्कि मीडिया की प्लानिंग को भी असरअंदाज करती है। इसका क्या मतलब है? जिन टीवी चैनल्स की इनकम का ज़्यादा हिस्सा एडवर्टाइजमेंट से आता है, वो ऐसे प्रोग्राम्स बनाने की कोशिश करते हैं जो लोगों को लंबी देर तक स्क्रीन के सामने बिठाए रखें। ऐसे हल्के फुल्के और एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जहां व्यूवर्स चैनल कम चेंज करें और एडवर्टाइजमेंट्स भी आराम से देख लें। कभी कभी एडवर्टाइजमेंट्स ख़ुद प्रोग्राम से भी ज़्यादा एंटरटेनिंग लगती हैं। इसीलिए एडवर्टाइजमेंट बेस्ड टीवी चैनल्स और व्यूवर्स सब्सक्रिप्शन से चलने वाले चैनल्स की प्रोग्रामिंग में फ़र्क नज़र आता है। इसका क्या मतलब है इन सिंपल वर्ड्स? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा कि क्रिकेट मैच के दौरान जो है ना, मतलब जब ड्रिंक ब्रेक हो या इनिंग ब्रेक हो या विकेट हो या कुछ भी हो जाए तो एकदम से ऐड लग जाता है, लेकिन हम लोग यूजुअली ना वो स्किप नहीं करते हैं, हमने वही चैनल लगा के रखा हुआ होता है, ऐसा ही होता है ना। या फिर ड्रामा जो है वो किसी ऐसे मोड़ पे जाके जो है ना उस पर ब्रेक आ जाती है कि हम बहुत सस्पेंस में रहते हैं और हम चैनल चेंज नहीं करते हैं कि कहीं हमने चैनल चेंज कर लिया तो ये ना हो कि फिर से एकदम से ड्रामा लग जाए तो हमारा वो पार्ट मिस हो जाए, समझ आ रही है। तो मतलब टीवी जो होता है वो इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह की वो मतलब चीज़ें करता है, टेक्निक्स चलाता है कि लोग जो है ना वो टीवी का चैनल चेंज ना करें, टीवी के आगे बैठे रहें और ऐड भी देख लें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फ्यूचर। इंटरनेट के आने के बाद एडवर्टाइजिंग के बहुत नए तरीके सामने आए। अब पॉपअप एड्स, फ्लैश एड्स, बैनर एड्स, एडवर्ड गेमिंग और ईमेल एडवर्टाइजमेंट्स आम हो चुकी हैं, ठीक है। ईमेल एडवर्टाइजमेंट, स्पैम वगैरह, मतलब नॉर्मली जिन्हें हम कहते हैं, गेमिंग वगैरह में भी, गेम्स वगैरह में भी एड्स आते हैं, आपको पता है, ठीक है। वेबसाइट को खोलें तो उसमें भी एड्स पॉपअप हो रहे होते हैं, बैनर्स होते हैं उसमें एड्स के। सो हर साल क्रिकेट और फुटबॉल जैसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स के कमर्शियल्स के लिए कंपनीज़ बहुत ज़्यादा पैसा देती हैं। वो ये कोशिश करती हैं कि एडवर्टाइजमेंट इतनी इंटरटेनिंग हो कि लोग उसे ज़रूर देखें, ठीक है, उसे लोग देखना पसंद करें। लेकिन एक नया चैलेंज भी आ गया है जो कि अब नया नहीं है क्योंकि ये हमारे हैंडआउट्स पुराने हैं, सो लेट्स सपोज कि नया ही है।
DVR डिवाइसेस जैसे कि TiVo की मदद से लोग प्रोग्राम्स रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाद में कमर्शियल को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह जब टीवी ड्रामाज या सीरीज़ के बॉक्स सेट्स आ जाते हैं तो लोग टीवी के बजाय उन्हें बाद में देखते हैं और एडवर्टाइजमेंट्स मिस हो जाती हैं। सो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कंपनीज़ ने क्या निकाला? प्रोडक्ट प्लेसमेंट। ठीक हो गया, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। यानी प्रोडक्ट को सीधा टीवी शो या मूवी के अंदर ही दिखाया जाता है ताकि व्यूवर उसे स्किप ही ना कर सकें। यानी किसी टीवी शो या ड्रामा में जो है वो कोई एक्टर जो होता है वो किसी ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ कर रहा होता है। इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल से पिछले आई थिंक लेसन में पढ़ा था। आजकल कुछ एडवर्टाइजमेंट्स इतनी इंटरटेनिंग हो गई हैं कि लोग उन्हें बाद में दोबारा देखते हैं या दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं। इसीलिए कुछ कंपनीज अपनी एडवर्टाइजमेंट्स इंटरनेट पर भी अपलोड कर देती हैं ताकि जो चाहे उन्हें बाद में कभी भी देख सके। इसी के साथ हमारा ये लेसन हो गया है एंड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।